नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है गांधी युग, जिसका भाग 3 है। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं सबसे पहले आपसे कहूंगा आप इसका भाग 1 और भाग 2 जरूर देखिएगा। आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर गांधी युग की अगर हम बात करेंगे, आने वाले जितने भी एग्जाम है, ऑल इंडिया लेवल के आने वाले जितने भी एग्जाम है, सभी एग्जाम में दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। तो बिल्कुल इस टॉपिक को रट डालिएगा, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। और अगर आप इसका भाग 1 और भाग 2 को नहीं देखे हो तो सबसे पहले उस पार्ट को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद आप इस क्लास को देखिएगा। तो इससे आने वाले एग्जाम में, सभी एग्जाम में आपको 100% नंबर आपको पक्के मिलेंगे। तो हर रोज रात 8 बजे 15 मिनट का शो देखना ना भूलिएगा, सिर्फ और सिर्फ बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। पहला सवाल आपके सामने है। जैसा कि आपको पता होगा, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? बांकीपुर जेल, हजारीबाग कैंप जेल, या फिर आपका हो जाएगा भागलपुर जेल? बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बांकीपुर जेल हो जाएगा। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? बांकीपुर जेल होगा इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर। जयप्रकाश नारायण हमारे किस पार्टी से जुड़े थे? जस्टिस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, या फिर आपका हो जाएगा किसान सभा? क्या आपको पता है दोस्तों यहाँ पर इनका संबंध जो है किस पार्टी से है? वेरी गुड, अगर आपने चूज किया है सोशलिस्ट पार्टी, बिल्कुल राइट है। जल्दी से बताएंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, अब मैंने एक तरफ लिए हैं स्थल, और ये स्थल किस प्रांत से जुड़े हुए हैं ये आपको बताना है, जैसे कि बारदोली, चौरी चौरा, यरवदा और नोआखली। तो अगर हम बात करेंगे दोस्तों, आप सभी को पता होगा, जैसे कि बारदोली जो है, बारदोली ये आपका गुजरात में पड़ता है, गुजरात प्रांत में है। चौरी चौरा जो है आप लोगों का, इसका संबंध है यूपी से। तो पहले वाले का सेकंड हो गया, चौरी चौरे का संबंध है यूपी से, चौथा हो गया। फिर है यरवदा जेल, महात्मा गांधी से संबंधित है यरवदा जेल, ये आप लोगों का महाराष्ट्र में है यरवदा जेल, पुणे के पास में। और फिर है नोआखली, नोआखली जो है आप लोगों का पश्चिम बंगाल में प्रांत में जगह है। तो जिसका भी आंसर आ रहा है बी आ रहा है, बिल्कुल राइट है, सही जवाब बी हो जाएगा। क्या आपको पता है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन हमारा प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। अगला सवाल आपके सामने है। साल 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किसने नहीं की? तो हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोस्तों इसकी पैरवी नहीं की थी। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे कौन थे? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, या फिर आपका हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद? तो स्वामी सहजानंद होगा इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर। तो स्वामी श्रद्धानंद वह व्यक्ति जिन्होंने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह कौन सी थी? हिंद केसरी, केसर ए हिंद, राय बहादुर, द राइट ऑनरेबल। तो महात्मा गांधी जी को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक उपाधि दी गई थी, केसर ए हिंद। और केसर ए हिंद जो उपाधि है, ये अपने असहयोग आंदोलन में इसको वापस कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो इनमें से किसी भी पार्टी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। अब यहां पर मैंने 4 आंदोलन लिखे हैं। इन चारों आंदोलन को क्रोनोलॉजिकल यानी कि समय के हिसाब से एडजस्ट कीजिए। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हुआ था खिलाफत आंदोलन, तो नंबर 3 पहले आ जाएगा। खिलाफत आंदोलन के बाद 1920 के आसपास हुआ था आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। उसके बाद आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, और भारत छोड़ो 1942 वाला सबसे लास्ट का है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3124। क्लियर है? चलिए, अब मैंने यहां पर कथन लिया है और कारण दिया है। आपको बताना कि कथन और कारण में क्या सही है। कथन है कि 1928 में लाहौर में 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था, बिल्कुल किया गया था।
और साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। हाँ, इसीलिए तो विरोध हुआ था। तो रीजन भी सही है, मतलब ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। मतलब इसका विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय व्यक्ति शामिल नहीं था। अब देखिए आपका अगला सवाल आपके सामने है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया, दूसरा सत्याग्रही कौन था? बताओ, इसमें दूसरा सत्याग्रही कौन था? जैसे कि आपको पता होगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। इसमें हमारे दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर निम्न आंदोलनों में से किस एक के कारण अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो जिसका भी आंसर आ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन, बिल्कुल राइट है। ठीक है ना। अब देखिए मेरे भाइयों, हमारा अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसको बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? तो आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है, सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। तो जिनका भी आंसर आ रहा है सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, बिल्कुल राइट है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस को हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में एक मील का पत्थर था, क्योंकि अगर हम इसकी बात करेंगे, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। क्योंकि इसमें जो था योजना आयोग की अवधारणा को जो है प्रस्तुत किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी वाला। ठीक है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की, क्योंकि रेलवे है प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक, बार बार पड़ने वाले अकालों दुर्भिक्षों का साधन, समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी, या दुर्घटनाओं का वाहक। आप बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। देखो, महात्मा गांधी जी की बात करेंगे हिंद स्वराज में। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की, क्योंकि रेलवे जो था उस समय प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक था और बार बार पड़ने वाले अकालों और दुर्भिक्षों का साधन था और समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी था। दुर्घटना की बात नहीं है। तो केवल और केवल आ जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा होगा राइट आंसर। अब आप देख सकते हो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आप लोगों का क्वेश्चन यहां पर आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके पहचानिए। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता है जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने के लिए दायी हैं, जो मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं। ये किसने कहा था बताओ? ये कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो जिसका भी आंसर आ रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर, बिल्कुल राइट है। ये विचार या उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने कहा समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने के दायी हैं, जो मनुष्य के उपयुक्त नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी होगा। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था किसके लिए बताओ? रॉलेट एक्ट पारित किया गया था राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। जो राष्ट्रवादी भावना पैदा हो रही थी, जो क्रांतिकारी क्रियाकलाप हो रहे थे, उनको दबाने के लिए, उनमें कमी लाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया। अगला सवाल है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग कौन सी थी? बताओ बारदोली की मांग क्या थी? इसमें बारदोली में ये सत्याग्रह की मांग थी कि नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी, नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल पहला, पहला दूसरा, दूसरा दूसरा तीसरा, बताइए आपको क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? असहयोग आंदोलन में एक तो यह बात सही है कि यह आंदोलन
इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफी बड़ी प्रबलता का था। बिल्कुल सही बात है, असहयोग आंदोलन जो है आप लोगों का काफी बड़ी प्रबलता का था। और दूसरी बात आप यहां पर देख पा रहे होंगे, यह जो आंदोलन है आपका हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में भी सहायक हुआ। मतलब दूसरी बात भी अपनी जगह पर बिल्कुल जो है राइट है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 और 2 आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया, इसको देखिए। यहां पर आपको 3 बिंदु दे रखे हैं, इस पर आपको फोकस करना और बताना है सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में कौन सा कथन सही है। आपको सत्याग्रह के बारे में बताना है। अब जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होगे, पहला पॉइंट दे रखा है सत्य और अहिंसा इसके 2 महत्वपूर्ण संघटक हैं। बिल्कुल दोस्तों, यहां पर सत्य और अहिंसा इसके 2 महत्वपूर्ण संघटक हैं, यानी कि एक तो पहली वाली बात सही होगी। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वालों से घृणा नहीं करेंगे। तो दूसरी बात भी सही है। इसका एक उद्देश्य यह था कि जो सत्याग्रही लोग हैं ये बुराई का तो प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वालों से घृणा नहीं करेंगे। और तीसरा पॉइंट दे रखा है कि सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को और बुरा करने वालों को भी पीड़ा पहुंचाएगा। तो ये बात गलत है, यहां पर पीड़ा पहुंचाने की बात नहीं है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा आपका। पहला और दूसरा पॉइंट आपका करेक्ट है। अब देखिए आपका अगला सवाल क्या है, क्या आपको पता है भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट, आप सभी को बताना है भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया। इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं जैसे कि मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, साइमन कमीशन और है पहला गोलमेज सम्मेलन। तो क्या लगता है आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर आ रहा है, अगर हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग ऑफ अ डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जो पहला प्रयास है ये आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की प्रतिक्रिया में किया गया था। आगे बढ़ते हैं कि आपको पता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन आप लोगों का 1932 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया, क्या आपको पता है दोस्तों गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया। तो दोस्तों आपको बताना, इन्होंने जो है नमक कानून का उल्लंघन कब किया था, यह किया था 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 6 अप्रैल 1930 को किया था। इंडिया डिवाइडेड, ये क्वेश्चन हम लोगों ने भी डिस्कस भी किया था दोस्तों। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, चलिए बताइए आप लोग। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव या फिर आसफ अली। अगर आप में से किसी का भी उत्तर आ रहा है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। ये क्वेश्चन पेपर में भर भर के आता है दोस्तों कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले महान व्यक्ति कौन हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है डॉक्टर BR अम्बेडकर है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग मुझे बताएगा कि महात्मा गांधी जी ने जो है कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है। अगला सवाल आपका यह है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं, यह वक्तव्य किसका है। इन्होंने कह दिया मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं, ये किसने कहा था। ये कहा था आप लोगों के, क्या नाम था इनका, जवाहरलाल नेहरू ने। तो इनका संबंध है, इस वक्तव्य का संबंध है जवाहरलाल नेहरू से। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने साल तक रहे। क्या आपको पता है दोस्तों महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में कितने साल तक रहे थे। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में 21 साल तक रहे और फाइनली दोस्तों यहां पर ये 9 जनवरी 1915 को ये लौटे थे और इसी दिन को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या आपको पता है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा एकमात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी और ये अधिवेशन कहां हुआ था। यही तो एक क्वेश्चन हम लोगों को याद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में जो 1924 का जो अधिवेशन है, पहली बार महात्मा गांधी जो है एक बार अध्यक्षता की थी और यह अधिवेशन बेलगांव में हुआ था जो कर्नाटक के पास में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने द वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था। बताओ इन चारों में से कौन सा प्रस्ताव इस पैम्फलेट में शामिल था। तो पहला पॉइंट दे रखा है ब्रिटिश भारत और भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना। दूसरा पॉइंट आपसे कह रहा है
केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन की गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हों। फिर है केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाएं तथा संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए, या फिर संवैधानिक गतिरोध का हल। तो इसमें जो था एक ये वाला पैम्पलेट में शामिल था संवैधानिक गतिरोध का हल। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगर आप में से किसी का भी आंसर आ रहा है सी, बिल्कुल राइट है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की जो ख्याति है ये है संबंधित है किस चीज से? तो उषा मेहता की अगर हम बात करेंगे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु है। तो इनका संबंध था उषा मेहता का। इन्होंने दोस्तों यहां पर इस आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए इनको जाना जाता है। आगे बताना है दोस्तों, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। आपको बताना है दोस्तों यहां पर वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली CLA के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो ये थे विट्ठल भाई पटेल। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है विट्ठल भाई पटेल, बिल्कुल राइट है। एक तरफ मैंने दोस्तों आप लोगों के लिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे कांग्रेस के अध्यक्ष लिए हैं और एक तरफ अधिवेशन स्थल है। तो कौन से कांग्रेस अधिवेशन ने कहां की अध्यक्षता की बताना है। सबसे पहला नाम है दोस्तों यहां पर डॉक्टर M.A. अंसारी। डॉक्टर M.A. अंसारी की बात करेंगे, इनका संबंध है मद्रास से, इनका संबंध मद्रास से हो जाएगा। फिर है दोस्तों पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन ने जो अध्यक्षता की थी नासिक की थी। तो पुरुषोत्तम दास टंडन का संबंध है नासिक से। सरोजिनी नायडू, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, इनका संबंध जो है कानपुर से है। और सुभाष चंद्र बोस ने जो है यहाँ पर हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो यानी कि अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है सी, तो बिल्कुल राइट है। परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला? बताइए कौन से आंदोलन थे जिसने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला? एक तो था आपका असहयोग आंदोलन और एक था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी कि ऐसे में अगर आप में से किसी भी बच्चे का आंसर आ रहा है ऑप्शन सी, बिल्कुल परफेक्ट है। अब बताइए 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि क्या दिक्कत हुई थी दोस्तों? क्योंकि अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, एक तो पहला पॉइंट है आपका ये जो दिया गया है, कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई, या कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया, या उनके प्रांतों में बहुत ज्यादा सांप्रदायिक अशांति हो गई। तो इनमें से कोई भी कथन आपका सही नहीं है। अब आप मुझे बताएंगे निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? चलिए दोस्तों बताना शुरू कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से दल की स्थापना की थी? पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया गलत है। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये सही है। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये भी आपका राइट है। यानी कि सही जवाब हो जाएगा 2 और 3। एक तो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इन दोनों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई है। अगला सवाल आपसे कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानता इसलिए किया कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी। रैमजे मैकडोनाल्ड की बात करेंगे तो इसने जो है सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। इसलिए 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानता किया, क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड जो था आपका कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? क्या आपको पता है दोस्तों रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया? इसका काम था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। तो
तो ये वही था दोस्तों, यहाँ पे बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील वाला कानून था, रॉलेट एक्ट। और महात्मा गांधी ने इसको जो है काला कानून की संज्ञा भी दी थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को ये अभी पार्ट 1 भाग 1 और भाग 2 में पढ़ाया है। आप लोगों में से जो भी बच्चा नया है और अगर आप लोगों में से किसी ने भी अभी तक जो इसके भाग 1 और भाग 2 को नहीं देखा है तो पहले उनको कंप्लीट कर लीजिएगा, वो आपको मैंने प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा दिया है। इसके अलावा जो बच्चे नए हैं इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है हर रोज रात 8 बजे 15 मिनट का शो चलता है। अब देखिए आपका अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, इस पर फोकस कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 के इतिहास में इसलिए बहुत फेमस है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ था, क्योंकि कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग का एक संकल्प पारित किया था। पहली वाली बात सही है। इस अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादी के बीच झगड़े सुलझा दिए, गलत। इस अधिवेशन में द्वि राष्ट्र मांग के सिद्धांत को अस्वीकार, गलत। ये बात नहीं हुई थी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इसलिए बहुत फेमस है क्योंकि इस टाइम पर पूर्ण स्वराज्य की मांग को संकल्पित किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला सवाल क्या है, लोक सुरक्षा विधेयक। क्या आपको दोस्तों पता है कि लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय किसने कहा था कि वह भारतीय राष्ट्रीयता पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार और भारत की दासता का पहले नंबर का बिल है? मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, टी प्रकाशम, दीवान चमन लाल। तो यहां पर हमारा सही जवाब होगा मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। तो जिसका भी आंसर आ रहा है मोतीलाल नेहरू, बिल्कुल परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वतः क्या है? तो महात्मा गांधी का हिंद स्वराज ये क्या है? ये था पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना थी। हिंद स्वराज जो था इसका मतलब था पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना। आप लोगों ने देखा होगा वेस्टर्न कल्चर कैसा है और हमारा भारत का कल्चर कैसा है। हमारा भारत का कल्चर एक संस्कारी वाला है दोस्तों, एक संस्कारों से भरा हुआ है, और वेस्टर्न कल्चर वो वहां के हिसाब से सही है, यहाँ के हिसाब से वो गलत है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तंजौर के तट पर यह अभियान चलाया था सी राम गोपालाचारी ने। तो जिसका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहां दिया था? क्या आपको पता है दोस्तों महात्मा गांधी ने अपना पहला जनभाषण कहां दिया था? यह दिया था वाराणसी में। यह बात आपको कोई नहीं बताएगा कि महात्मा गांधी अपना पहला जनभाषण कहां दिए थे। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? आखिर ये सत्याग्रह शब्द जो है कौन लेकर आया? तो सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था महात्मा गांधी जी के द्वारा। साउथ अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? क्या दोस्तों आप लोगों को पता है साउथ अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को जो है ट्रेन से फेंका गया था? तो यह था आप लोगों का, थी ना, पीटर मारिट्सबर्ग। तो जिनका भी आंसर आ रहा है पीटर मारिट्सबर्ग, बिल्कुल राइट है। ठीक, क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या है, इसका राइट आंसर था आपका बी। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था सर पैथिक लॉरेंस ने। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? बताओ, कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, बाकी पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एलवी अलेक्जेंडर, ये लोग इसके मेंबर थे। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो 1947 में मैंने आपको पढ़ा था कि देश की आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष था आपके जेबी कृपलानी जी। सही जवाब होगा जेबी कृपलानी। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ थे? तो दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ थे वेब मिलर। तो जिनका भी आंसर आ रहा है वेब मिलर, बिल्कुल राइट है। मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा? तो इन्होंने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था 1929 में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौर। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो यह था लाहौर अधिवेशन में। और आज का दोस्तों यहां पर एक फाइनल सवाल आप लोगों के सामने आपको दिया गया है कि भारत के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी?
तो सीमा आयोग बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता की थी रेडक्लिफ ने। तो जिसका भी आंसर आ रहा है सर रेडक्लिफ, बिल्कुल राइट है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज सेशन को देखने के लिए आज ही आप सभी लोग अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इसके रेगुलर जो है स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो हर रोज रात 8 बजे 15 मिनट का दोस्तों शो देखना ना भूलिएगा, सिर्फ और सिर्फ बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज चैनल पर। मिलते हैं कल रात फिर 8 बजे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।